सबके साथ में करवा दूंगा ना, मैं यहीं से भेज दूंगा, सबके साथ साथ में चले जाना। यही फॉर्म वॉर्म भरवा देंगे, वहां अलग से जाने की नीड नहीं पड़ेगी। हम्म। हाँ बेटा। नहीं, पेन ही नहीं दिया मेरे को, ये कौन सी बात हुई? चलो स्टार्ट करें। तो कल क्या पढ़ा था अपन ने? चेयरमैन। चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसा प्रोविजन आर्टिकल में दिया वैसा कर लेते हैं। नॉर्मली आर्टिकल में क्या दिया होता है कि जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन रहेगा। बट चेयरमैन अगर कितने टाइम में नहीं आता है? 15 मिनट में, है ना? ये आया है बट काम करने को तैयार नहीं है, तो जो डायरेक्टर्स आए वो अपने आप में से किसी एक को चेयरमैन बना लेंगे, और अगर वो भी काम करने को तैयार, तो जो मेंबर्स आए वो अपने आप में से किसी एक को क्या बना लेंगे? चेयरमैन। कैसे अपॉइंट करेंगे? शो ऑफ हैंड से। बट अगर काई की डिमांड हो जाती है पोल की, तो क्या करवाना पड़ेगा? पोल करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया था अपना। अच्छा, प्रॉक्सी भी कर लिया था ना अपन ने। हाँ, तो कौन सी कंपनी थी बोलो? हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी कौन सी है, तो मेंबर को राइट होता ही है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। बट अगर शेयर कैपिटल वाली, तो फिर कहां परमिशन होना चाहिए? आर्टिकल। तभी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या देखा था अपन ने? प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन कौन सी कंपनी के केस में? सेक्शन 8 वाली कंपनी के केस में प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है। फिर प्रॉक्सी को काय का राइट नहीं होता है? बोलने का अधिकार नहीं होता है ना? फिर प्रॉक्सी वोट दे सकता है क्या? बट केवल पोल में, पोल के अलावा वो वोट नहीं दे सकता है ना? फिर एक पर्सन कितने व्यक्तियों को प्रॉक्सी बन सकता है? नॉट मोर देन 50, है ना? और उनकी होल्डिंग मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर एक ही पर्सन की होल्डिंग कितनी है? हाँ, अगर एक ही पर्सन की होल्डिंग कितनी है बेटा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम उसी को बना सकते हैं, एक ही को बनाएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया था अपना। यहां से करना है। बोले हमें क्या मालूम, आप बोल दो कहां से पढ़ाना, हम पढ़ लेंगे। हम पढ़ लिख रहे ही नहीं घर पे, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कहां से पढ़ना कहां से नहीं पढ़ना? नहीं। चलो, अब कौन सी कंपनी बेटा? आरआईएल, है ना? कौन सी कंपनी बोलो? अब आरआईएल ने एजीएम कॉल कर रखी है। शर्मा जी आरआईएल के क्या हैं? मेंबर। तो वो खुद मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या किसको अपॉइंट कर सकते हैं? प्रॉक्सी को। खुद मीटिंग अटेंड करते हैं तो क्या कहलाएंगे? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और प्रॉक्सी जाता है वो तो कौन हो जाता है? हमारा एजेंट। ठीक है, चलो, शर्मा जी ने प्रॉक्सी बनाकर भेजा है किसको? वर्मा जी को। ठीक है, अब
रिलायंस को कैसे मालूम पड़ेगा कि वर्मा जी प्रॉक्सी हैं, उन्हें एक्चुअली शर्मा जी ने ही भेजा है? रिलायंस को कैसे मालूम पड़ेगा? रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी को सपना आएगा क्या कि भैया ये अपने क्या आने वाले हैं, प्रॉक्सी? अरे सपना आएगा क्या? सपना आता है कि सपना आती है? हाँ, सपना दिखाना पड़ता है। सपना आता भी नहीं हो, आती तो बिल्कुल भी नहीं है, दिखाना ही पड़ता है। तो जब शर्मा जी मतलब मेंबर किसी पर्सन को अपना एजेंट बनाएगा तो फिर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर कौन सा? MGT 11, है ना भाई? सीधी सीधी सी बात है, शर्मा जी बोल रहे हैं कि वर्मा जी मेरे क्या हैं, प्रॉक्सी हैं। अब अगर वर्मा जी मेरे क्या हैं, प्रॉक्सी, तो यार वर्मा जी को मैंने अपॉइंट किया होगा ना, तो ओरली अपॉइंटमेंट नहीं होता है, प्रॉक्सी का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। कौन सा नंबर का बेटा? MGT 11। मिल गया सबको ये, है ना? तो MGT 11 वाले फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बेटा? आपको किसका अपॉइंटमेंट करना है? प्रॉक्सी का। तो जब कोई भी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो सबसे पहले वो कौन सा फॉर्म लेगा? MGT 11। अब ये MGT 11 मिलेगा कहां से? तो बेटा जब कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करती है ना, तो नोटिस के साथ ही MGT 11 भी भेज देती है कि आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है ना? मीटिंग का जब क्या जाता है, नोटिस, तो नोटिस के साथ ही ये फॉर्म जो है कौन से नंबर का? MGT 11, ये भेज दिया जाता है कि भैया ये फॉर्म है, देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो MGT 11 आपको कंपनी ने ही भेजा है मीटिंग के नोटिस के साथ। तो नोटिस के साथ ये फॉर्म है, आप वहां से निकालो, उसे क्या कर लो, फिल कर लो। फिल करने के बाद सबसे जरूरी मेंबर के उसके ऊपर क्या होना चाहिए? साइन। एंड ये प्रॉक्सी फॉर्म, क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रॉक्सी फॉर्म किसके पास भेज दो? कंपनी के पास भेज दो, ताकि कंपनी को मालूम पड़ सके कि भाई मेंबर खुद नहीं आ रहा है, उसने किसको भेजा है? प्रॉक्सी को भेजा। एंड प्रॉक्सी भी कौन है? वर्मा जी। आप समझे मेरी बात? भाई मेंबर किसका अपॉइंटमेंट कर रहा है? प्रॉक्सी का। अब प्रॉक्सी का उसने तो अपॉइंटमेंट कर दिया, तो भाई कंपनी को भी तो इंटीमेशन देना पड़ेगी ना कि हम किसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? प्रॉक्सी का। तो यार ओरली तो कुछ नहीं होता है। तो बोले यार एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। बोले यहां पर भी है क्या? बोले हाँ है ना। कौन सा फॉर्म है? MGT 11। बोले कहां से मिलेगा? तो बोले वो जनरल मीटिंग का नोटिस आया ना तेरे पास, उसके अंदर है। मेरे को तो मिला ही नहीं नोटिस, लॉस्ट हो गया मेरे से, फॉर्म ही नहीं मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, नेट पे से डाउनलोड कर लेना, इजीली मिल जाएगा। भाई दोनों चीजें हैं, कंपनी तो दे ही रही है आपको, आप उसमें भर कर दे दो, और अगर आपसे वो लॉस्ट हो चुका है तो आप एक काम कर लो, नेट पे से निकाल लो, कंपनी एक्ट के सारे फॉर्म्स वहां से मिल जाएंगे। बट हाँ, आपको नॉर्मली ढूंढने की जरूरत नहीं है, नोटिस के साथ हम सब भेज देते हैं कि भाई इस फॉर्म में अपॉइंट कर देना, है ना? फिर उसे हमें फिल करना है, मतलब राइटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट करना है, एंड उसके ऊपर क्या करने हैं? अपने साइन। ठीक है? जैसे हमारा बैंक में अगर अकाउंट है तो बैंक वाला हमें नहीं पहचानता है, वो हमारे सिग्नेचर को पहचानता है। बैंक वाला किसको पहचानता बेटा? हमारे सिग्नेचर को। बैंक वाला हमें नहीं जानता है। तो उसी तरह से कंपनी हमें नहीं जानती है, वो मेंबर के सिग्नेचर को ही पहचानती है, साइन को ही पहचानती है। तो जब आपने शेयर्स खरीदे होंगे तब आपने कंपनी को अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर दिए होंगे। जब आपने क्या खरीदे होंगे बेटा? शेयर्स, तब आपने कंपनी को क्या दिए हैं? अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर, सैंपल सिग्नेचर। वही सिग्नेचर यहां पर होना चाहिए। नहीं तो मैं ही शर्मा जी के साइन बनाकर भेज दूं कि यार शर्मा जी ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया वर्मा जी को, तो इसे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये साइन शर्मा जी के है कि नहीं? जैसे आपके चेक के ऊपर अगर साइन होने, तो साइन वही होना है ना जो बैंक अकाउंट ओपन करते समय आपने दिया। आप खुद भी चले जाओगे बैंक में, बैंक वाला पैसा नहीं देगा, वो तो आपके सिग्नेचर को पहचानता, आपको नहीं जानता। तो भैया साइन वही होना चाहिए जो हमने शेयर्स खरीदते समय किए थे, जो हमने कंपनी को बता दिया था ये मेरे स्पेसिमेन सिग्नेचर है।
तो आपने अगर बैंक अकाउंट खोला, अभी मेजर होगा, उसके बाद पापा ने अकाउंट खुलवाया होगा, तो एक ऐसे डब्बे के अंदर आपने साइन किए होंगे, बस उसे बैंक वाला अपने पास क्या कर लेता है, स्कैन करके सेव करके रख लेता। तो उसी तरह से जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम ऐसा ही डब्बा रहता है फॉर्म के अंदर शेयर खरीदते समय, उसमें अपने सिग्नेचर दे देते हैं और बस वो सिग्नेचर कंपनी वाले के पास रहते हैं, उसे हम देख लेते हैं। यह है समझ में। अब मैं मेंबर हूं, मैं प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं, तो मैं मेरे साइन कर दूंगा। बट अगर मैं प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है प्रॉक्सी फॉर्म को साइन करने के लिए, तो फिर मेरा अटॉर्नी जिसे ड्यूली मैंने अथोराइज किया था काहे में, राइटिंग के अंदर, वो अथोराइज कर। आपने सीएसीईटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, एक प्रिंसिपल होता है, एक कौन होता है, एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है। तो मुझे कोई काम करना है तो मैं खुद कर सकता हूं, या मैं किसी दूसरे पर्सन से करवा सकता हूं, वो दूसरा पर्सन मेरा क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। तो अगर मैं खुद साइन नहीं कर पा रहा हूं किसी कारण से, तो मैंने किसका अपॉइंटमेंट कर रखा है, एजेंट का, और एजेंट मेरे बिहाफ पर फिर उसके ऊपर क्या कर देगा, साइन। यह है समझ में अपने को। चलो वापस से, पहला क्या बोला है, क्या मतलब निकला इसका, समझाओ मुझे। अरे हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में इंस्ट्रूमेंट का मतलब पढ़ा था ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट जिससे किसका अपॉइंटमेंट किया है, वो कौन से फॉर्म में होगा, पूरा बोलो, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी मतलब कंपलसरी है, दूसरे किसी फॉर्म में भेजोगे मैं नहीं मानूंगा। फिर इट नीड्स टू बी इन एंड उस पर, हाँ किसके, अपॉइंटर कौन हो गया, मेंबर, या मेंबर का एजेंट उसके ऊपर क्या करेगा, साइन करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी देकर, जिसे आपने क्या किया है, ऑथोराइज। ये समझ में आया। अब ये जो एमजीटी 11 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, चुप मत बैठो, है ना, कौन सा फॉर्म है जो, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये किसके पास जाना चाहिए, कंपनी के पास। तो अब ये किसके पास फाइल कर दिया जाएगा, कंपनी के पास। एंड कंपनी के पास ये आ जाना चाहिए मीटिंग स्टार्ट होने से कम 48 आवर्स बिफोर। कंपनी के पास ये आ जाना चाहिए मीटिंग स्टार्ट होने से कम 48 आवर्स बिफोर। तो इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी मतलब कौन सा फॉर्म हो गया, एमजीटी 11, मस्ट बी डिपॉजिटेड, मस्ट मतलब कंपल्सरी, कंपनी के पास डिपॉजिट हो जाना चाहिए। कितने घंटे पहले, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। क्या मतलब, बोले यार रिलायंस की मीटिंग है ना, सपोज रिलायंस ने मीटिंग रखी है 15 सितंबर को 2 PM पर, तो 48 घंटे पहले मतलब 13 सितंबर को 12 नून या उसके पहले आपके पास वो प्रॉक्सी फॉर्म आ जाना चाहिए। नहीं गलत बोल दिया है ना। तो 2 PM या उसके पहले आपके पास क्या आ जाना चाहिए, फॉर्म आ जाना चाहिए, है ना। हमें 15 सितंबर से 48 घंटे पहले जाना है, 48 घंटे मतलब 2 दिन हो गए, है ना। तो 15 से 2 दिन पहले आ गया 13 सितंबर को 2 PM या उसके पहले मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक है, तो प्रॉक्सी वैलिड कब होगा, पहला ये कौन से फॉर्म में हो, वेरी गुड। दूसरा कैसे हो, वेरी गुड। तीसरा क्या हो, साइन होना चाहिए, किसके, मेंबर के या उसके अटॉर्नी के। एंड फोर्थ ये कंपनी को क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, कंपनी के पास क्या कर दिया जाए, डिपॉजिट। कितने घंटे पहले, बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम ऑफ मीटिंग। तो
तो मीटिंग का शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम क्या है? 2 बजे। शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम मतलब समझ में आया ना? जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड किया था कि इतने टाइम के पहले मीटिंग चालू करेंगे, तो शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम है वो कितना है? 2 बजे। तो 15 सितंबर को मीटिंग है, तो 13 सितंबर को 2 बजे या उसके पहले हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? प्रॉक्सी फॉर्म आ जाना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? वैलिड। अच्छा सॉरी, एक चीज और रह गई, इस पे स्टाम्प भी लगेगा बेटा। इंडियन स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर स्टाम्प भी लगेगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली? इंडियन स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्टाम्प भी लगाना पड़ेगा। हो जाएगा। तो प्रॉक्सी वैलिड कब कहलाएगा? पहला वो, फिर उस पर वेरी गुड। और कंपनी के पास कितने घंटे पहले? 48 आवर्स। कब से? शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम ऑफ मीटिंग। डेट ऑफ मीटिंग नहीं बोलना, शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम। अगर आप डेट ऑफ मीटिंग बोलोगे तो 15 के पहले, तो 13 को कब तक, ये देखना पड़ेगा ना। बोले यार मीटिंग का जो टाइम हो 48 घंटे पहले। ये क्लियर हुआ? तो प्रॉक्सी क्या कहलाएगा? वैलिड। और अगर प्रॉक्सी क्या है बेटा, तो फिर प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर पाएगा, अदरवाइज प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलो, अब टाटा मोटर्स लिमिटेड की ईजीएम है। ठीक है, मीटिंग है कब? 10 जून को 4 PM पर। मीटिंग कब है बेटा? 10 जून को 4 PM पर। शर्मा जी ने वर्मा जी को क्या बनाया है? प्रॉक्सी। एंड प्रॉक्सी कंपनी के पास क्या कर दिया है? डिपॉजिट। कब डिपॉजिट कर दिया है? 8 जून को 5 PM पर। क्या ये वैलिड प्रॉक्सी है? बोलो। और अगर ये प्रॉक्सी वैलिड, तो हम मानेंगे ही नहीं कि प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और अगर प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट ही, तो उसको मीटिंग अटेंड करने को भी नहीं मिलेगी। सीधी सीधी सी बात। क्लियर है? हमने स्टार्टिंग में देखा था बेटा कि एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकता है। जब हमने प्रॉक्सी के प्रोविजन स्टार्ट करे थे, तो क्या लिखा था? ही कैन अपॉइंट 1 और मोर प्रॉक्सीज। ठीक है, मतलब एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉक्सीज भी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर आता ही है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। कभी रेयरली होता हो, नहीं आता हो, बट आता ही है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ना। और हर पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके। चाहे ये पैराग्राफ ले लो, उसमें बन जाता है। इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि मेंबर का लीगल राइट है या इनहेरेंट राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का? क्या बोलोगे कि अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसका इनहेरेंट राइट है, इंप्लाइड राइट है। बट अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली, तो जब तक आर्टिकल में परमिशन ना हो। क्वेश्चन समझना पड़ेगा बेटा, आंसर मेरा कराया हुआ रहेगा इसकी गारंटी। बट हेर फेर करके क्वेश्चन पूछेगा ना, वर्ड टू वर्ड, तो मैं भी नहीं बता सकता कैसा आएगा। 99% तो बता दूंगा कि भैया इस तरह का आएगा। ठीक है, फिर इस पे आ जाता है क्वेश्चन, क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है? अच्छा, अभी अपन ने जेआईजीएल के पेपर में देखा 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसे नंबर ऐसे पे पूछ लेते ना, क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है? बस इतना लिखोगे हो जाएगा। फिर हाँ लिखेंगे कि प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी, बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 वाली कंपनी ही मस्ट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। 2 नंबर पूरे, 2 नंबर में इससे ज्यादा और क्या लिखोगे? अरे समझ में आ रहा है? 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं भी फिट कर देंगे वो। अब अपने को टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस यही करना है कि कितने नंबर का आया तो मेरे को कितना लिखना है। 2 नंबर में आप पूरा प्रोविजन प्रॉक्सी का तो पॉसिबल ही नहीं लिखना है। लिख तो आप दोगे, बट ऑब्वियसली दूसरे किसी आंसर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, बिल्कुल कम पड़ जाएगा टाइम।
ये आया समझ में अपने को? चलो, है ना, ये आ जाता है। क्या प्रॉक्सी के राइट्स बताओ? तो दो ही चीज दी है, पहला प्रॉक्सी को बोलने का राइट नहीं है, और दूसरा उसे वोट देने का राइट है। केवल पोल में कि शो ऑफ हैंड में? पोल में। शो ऑफ हैंड में वोट नहीं दे सकता। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लेते हैं, प्रॉक्सी आया है, वो शो ऑफ हैंड में वोट देना चाहता है और हम देने नहीं दे रहे हैं, बताओ हम सही है कि वो गलत है? तो हम बोलेंगे कि भैया सेक्शन 105 यही बोलता है कि प्रॉक्सी कैन वोट ओनली इन केस ऑफ पोल। इट मींस ही इज नॉट अलाउड टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। तो हम उसे रोक सकते हैं, बिल्कुल। हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे सबसे ज्यादा चांस है पूछे जाने के कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने पर्संस का क्या बन सकता है प्रॉक्सी। तो हमने क्या बोला, कितने का बन सकता है मैक्सिमम? 50। अरे कल प्रैक्टिकल करा था ना इसका कि मैक्सिमम कितने का बन सकता है? 50। और उन 50 की होल्डिंग मिलाकर, बट अगर एक ही की होल्डिंग कितने से ज्यादा है, सिर्फ एक ही का बन सकता। एंड अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस पर, क्योंकि ये तो है ना कंपनीज एक्ट 1956 से ही चला रहा है, ऐसा का ऐसा ही, फॉर्म नंबर चेंज हुआ है। बट ये 50 वाला प्रोविजन है ना बेटा, पुराने एक्ट में नहीं था, ये नए एक्ट में आया। ये जो प्रोविजन बताया ना मैंने, ये कंपनीज एक्ट 1956 में था ही नहीं, ये नया ही आया है। तो इसको आया तो भी 10-12 साल हुए हैं, क्योंकि नया है इसलिए ये पूछते ज्यादा है इसके ऊपर क्वेश्चन। बाकी अदरवाइज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए इस पर 48 आवर्स वाले पॉइंट। कैसे क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन बताया ही नहीं, ठीक है। चलो लास्ट टाइम ये रिवाइज करें। प्रॉक्सी बैलेट कब कहलाएगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो। प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन सा? फिर हाँ, और तब प्रॉक्सी क्या कहलाएगा? वैलिड। और जब प्रॉक्सी क्या है तभी आप मीटिंग अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये चीज आई समझ में अपने को, है ना। अब हमने देखा एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है ना। चले देखते हैं। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड है, उसकी मीटिंग है, कब है? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को कब है? 1 PM पर। टाटा गस की मीटिंग है कब बेटा? 9 अगस्त को 1 PM पर। अब ए है, ये यूं कह लो शर्मा जी हैं, उनने ए को क्या अपॉइंट किया है? प्रॉक्सी, है ना। तो हमने लिया डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कि कब अपॉइंट किया, तो बोले अपॉइंट किया है 5 अगस्त को, है ना। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब वो MGT 11 इन्होंने भरा, उस पे स्टाम्प लगाया, साइन करे, डेट डाला। कौन सी डेट डाली? 5 अगस्त की। मैंने 5 अगस्त को अपॉइंटमेंट किया है। ये समझ में आया? फिर हमने बोला कि एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अब शर्मा जी को लगा कि अगर वर्मा जी मीटिंग में नहीं गए तो यार मेरा नुकसान हो जाएगा यार, तो उन्होंने बी को भी अपॉइंट कर दिया। ए के बाद उन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया? बी को भी। ए नहीं जा पाया तो कौन चला जाएगा? बी। अब बी का उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, कब किया? 6 अगस्त को। कब किया बेटा? 6 अगस्त को। ये समझ में आया अपने को? फिर उनको लगा बोले नहीं यार बी भी नहीं गया तो बहुत ही शक्की किस्म के इंसान है, तो उन्होंने सी को भी अपॉइंट कर दिया। किसको अपॉइंट कर दिया? सी का अपॉइंटमेंट कब किया? 7 अगस्त। ठीक है। अब क्या ये प्रॉक्सीज डिपॉजिट होना चाहिए किसके पास? कंपनी के पास, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। तो ए ने अपनी प्रॉक्सी डिपॉजिट कर दी। ए ने अपनी प्रॉक्सी डिपॉजिट कर दी किसके पास? कंपनी के पास। कब करा? 8 अगस्त को। कब करी इसने डिपॉजिट? 8 अगस्त को। फिर बी ने अपनी प्रॉक्सी डिपॉजिट कर दी कंपनी के पास, कब करी? 7 अगस्त को 11 AM पर, है ना। एंड सी ने अपनी प्रॉक्सी जमा कर दी कंपनी के पास, कब करी? 7 अगस्त को ही, बट 12 AM पर।
पीएम पर। अब बताओ कौन सी प्रॉक्सी वैलिड है? क्योंकि जो प्रॉक्सी वैलिड है वही मीटिंग अटेंड कर पाएगा। बाय चांस तीनों पहुंच गए मीटिंग अटेंड करना, तो हम तीन जनों को अटेंड तो नहीं करने देंगे। भाई शर्मा जी का पर्पस था ए नहीं जा पा रहा है तो बी अटेंड कर लेगा, बी नहीं जा पा रहा है तो सी। ठीक है, अब तीनों ही पहुंच गए यार, तो हम किसको अटेंड करने दें मीटिंग? बोलो। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वैलिड प्रॉक्सी कौन सी है ना। सबसे पहले तो अपन भीड़ को छांट दें, उनको बाहर ही कर दें जो वैलिड नहीं है, तो उन पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना अपने को। भाई अभी 3 है ना ये, तो हमारे आंसर के चांसेस कितने हैं? 33.33%। नहीं, अगर इसमें से एक चला गया तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस 50% हो जाएंगे ना। दो में से एक ही चूज करना है। चलो, क्या ए वैलिड है? क्यों? तो मीटिंग कब है, कितनी बजे? तो प्रॉक्सी वैलिड तभी होगी जब वो कंपनी के पास क्या हो जाए? डिपॉजिट। कब डिपॉजिट हो जाए? 7 अगस्त को बिफोर 1 PM। नहीं, तो ए तो वैलिड ही नहीं है। इसको तो अपन ने दौड़ से ही बाहर कर दिया, बाहर हो गया तो, रेस से बाहर हो गया तो। ठीक है, अब कौन कौन बचे? अब अपने को दिमाग केवल इन दो पे लगाना ना, कि नहीं लगाना है? तो अब हमारे 50-50% चांस हो गया है ना। चलो, कौन? बी की सी? हाँ, तो यहां लॉ का कहना है लेटर इज बेटर। यहां लॉ क्या बोलता है बेटा? लेटर इज बेटर। लेटर इज बेटर मतलब जो बाद में है वो बेहतर है। तो बाद में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? सबसे पहले तो वैलिड प्रॉक्सीज निकाल लेना, फिर उसमें से देखो कि बाद में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है। किसका? सी का, 7 अगस्त को। ठीक है, भले ही सपोज इसने कब जमा कर दी थी? 10 AM पर। इसका जमा पहले हुआ है कि इसकी डिपॉजिट पहले हुई है? सी की डिपॉजिट पहले है कि बी की डिपॉजिट पहले? तो हमें वो नहीं देखना है, हमें पहले ये देख लेना वैलिड कौन सी। अब ये दोनों वैलिड है ना, फिर इसमें से जिसका अपॉइंटमेंट बाद में है वो वैलिड कहलाएगा। डिपॉजिट बाद में है से मतलब नहीं, डिपॉजिट से तो एक ही चीज से मतलब है, क्या 48 घंटे पहले आ गया? हाँ, तो वो वैलिड है। तो आउट ऑफ ऑल दी वैलिडली अपॉइंटेड प्रॉक्सीज, द वन विच वॉज अपॉइंटेड लेटर इज बेटर। तो बाद में कौन अपॉइंट हुआ था? ये वैलिड। तो अगर बी और सी दोनों मीटिंग में पहुंच गए तो मीटिंग कौन अटेंड करेगा? सी, बी नहीं करेगा। क्लियर है? कर सकते हो बेटा इसको पक्के से? हाँ, दोनों अपॉइंट हुए 7 तारीख को। अब मैं चेंज करता जा रहा हूं इसमें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं है। दोनों अपॉइंट हुए 7 तारीख को। ये मॉर्निंग में अपॉइंट हुआ है, ये इवनिंग में अपॉइंट हुआ है। हाँ बेटा, टाइम तो लिखते नहीं अपॉइंटमेंट का, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया। एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए आता है। डेट मायने रखती है, और डेट क्या है दोनों की? दोनों कैंसिल्ड मान ली जाएगी। हाँ, अच्छा, आप कंपनी सेक्रेटरी, आप सोचो आप किसको अलाउ करोगे, बी को किसी को? आप खुद सोचो, ये छोड़ दो कि अपन क्लास में अपन तो कंपनी सेक्रेटरी बन गए। खुद सोच के देखो किसको अपॉइंट, किसको अलाउ करूं मीटिंग में? बी को आन दो कि सी को आन दो? हमें क्या देखना था? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसकी बाद में, और दोनों की अपॉइंटमेंट क्या है? सेम। अब मैं कंफ्यूजन में हूं, किसको करूं?
अगर मैं यही प्रोविजन लगाता हूं लेटर इज बेटर, तो ये दोनों बेटर है, बट मैं दो को अलाउ नहीं कर सकता। इसमें गलती किसकी है? मेंबर की। तो दोनों क्या मान ली जाएगी? कैंसिल। मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तुम्हारे झगड़े में मैं अपना थोड़ी पांव फटाऊं, खत्म। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेट देखनी बेटा अपना। क्या है समझ में? पक्का? और कॉम्प्लिकेशंस लाए इसमें? चलो, ये 7 का है, 6 का है। कौन अटेंड करेगा? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? चलो, अब बी मीटिंग अटेंड करने आ गया एंड शर्मा जी भी आ गए। मतलब शर्मा जी को अभी भी भरोसा नहीं है कि कोई जाएगा कि नहीं, वो खुद भी पहुंच गए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा एग्जाम में, ऐसा मत समझना मैं टाइम पास कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हो क्या कि प्रॉक्सी भी आ गया और मेंबर भी आ गया, अब बताओ क्या करूं? अब जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी भी है, मेंबर भी है, तो इसका आंसर कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है। इसका आंसर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेना पड़ेगा। क्या अभी हमने बोला प्रॉक्सी मेंबर का क्या होता है? एजेंट। मेंबर ने एजेंट को अथॉरिटी दी है, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है, एंड एजेंट की अथॉरिटी प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर ही या बिफोर एजेंट एक्सरसाइजेस हिज पावर। एक हेडिंग होगा, ध्यान होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट तुमने पढ़ा हो ढंग से, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रिंसिपल, बट किन कब के लिए? फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए नहीं। मतलब अभी अगर उसने काम नहीं किया है तो फिर एजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। एंड प्रेजेंस ऑफ मेंबर एट द मीटिंग प्लेस इंप्लाइज कि उसने एजेंसी क्या कर ली है? रिवोक। इसका आंसर कंपनीज एक्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पर ही आपको देना पड़े। बट आता ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम, मेरा टाइम में ये क्वेश्चन आया था। इसमें प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा क्या कि देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन मेंबर एंड प्रॉक्सी, एंड एज अ principal member has delegated his power in favor of agent to attend the meeting and vote, and principal is always having right to revoke the authority given by him before agent exercises his power. तो in the present case अभी एजेंट ने कोई काम किया नहीं, उसके पहले कौन आ गया है? प्रिंसिपल। देन इट इंप्लाइज कि प्रिंसिपल हैज रिवोक्ड द एजेंसी, रिवोक्ड द प्रॉक्सी। तो फिर अब मीटिंग अटेंड कौन करेगा? प्रिंसिपल। ये आया समझ में? बोलो, और कॉम्प्लिकेट करो। चलो, क्या चल रहा था? एजीएम क्या चल रही थी बेटा? एजीएम में कितने बिजनेस करने थे? 5। 3 बिजनेस पे डिसीजन हो गया। अच्छा, मीटिंग किसने अटेंड करी? बी ने। मीटिंग कितने बजे चालू हुई? 9 तारीख को थी ना? 9 तारीख को 1 बजे चालू हो गई। कौन आया? केवल बी। मेंबर नहीं आया। मीटिंग कौन अटेंड करेगा? बी। बी ने मीटिंग अटेंड करी। स्टार्टिंग के 3 बिजनेस हैं, उसके ऊपर उसने क्या दे दिया? बोर्ड भी दे दिया। कितने बिजनेस बचे हैं? मेंबर आ गया। अब क्या? सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सब। भाई स्टार्टिंग के अंदर अगर मेंबर आ गया था तो आपने प्रॉक्सी को अंदर ही नहीं घुसने दिया। अब मीटिंग चालू हो गई है, इवन कुछ बिजनेस भी ट्रांजेक्ट हो गए और उसके बाद कौन आया है? मेंबर। अब क्या? आंसर इज सेम कि अब
आगे का काम कौन करेगा? मेंबर। बट जो काम कौन कर चुका है उसे वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब मेंबर आकर बोले कि यार मैंने तो बोला था इन तीनों बिजनेस पर अगेंस्ट में वोट देना, बट ये तो बोल रहा है मैंने फेवर में दे दिया, मैं इसका वोट नहीं मानूंगा, तो वापस से कराओ। नहीं, पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, बट फ्यूचर अपने हाथ में। अरे समझ में आया? इसलिए स्कूल में पढ़ाया जाता था क्या कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या करनी पड़ती है? अज्यूम करनी पड़ती है ना? तो जो हो चुका है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आगे आने वाली चीज को चेंज कर सकता मेंबर। अब बोल सकता आगे का काम मैं करूंगा, बोले हो भाई तू कर, हम इसको बाहर कर देते हैं, कोई टेंशन। बट जो ये कर चुका उसके लिए तो तेरी जिम्मेदारी। समझ में आया? कर सकते हैं इसको पक्का। खत्म नहीं हुआ अभी भी प्रॉक्सी, है ना? चलो, हमने दो सेक्शन पढ़े थे, 113 एंड 112। याद आया? 112 और 113। 112 में शेयर किसके पास थे? प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। 113 में शेयर किसके पास थे? किसी कंपनी के पास। निकालो 112 113, पढ़ो 2 मिनट में, रिकॉल करो क्या पढ़ाया था मैंने, आगे बताता हूं फिर मैं। लाइन से ही सेक्शंस दिए, आराम से मिल जाएगा 112 113, 11 और 12। क्या दिख रहा है? क्या समझ में आया? चलो 5 मिनट में पढ़ो जल्दी से। नोट्स की बुक मिल गई ना तेरे को, फिर भी इसमें से पढ़ रही है? आगे बैठ जा उसके पास या उसको पीछे बुला ले। ऐसा क्या कर रही है मतलब? नहीं वैसे बेटा अच्छी बच्ची हुई है ना, तो ऐसा मत सोचना कि गंदी बच्ची हुई, अच्छी बच्ची हो। इसे कहते हैं एग्जेजरेट करना कि सबसे अच्छी बच्ची हूं मैं तो। पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो। हाँ, क्या था 112 में कि अगर शेयर किसके पास है? प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, तो वो क्या पॉइंट करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है उसे काहे के लिए काउंट करते हैं? कोरम के लिए। काहे के लिए काउंट करते हैं? प्रॉक्सी को काउंट, अरे यही पढ़ा था ना अपन ने। सेम था 113 में कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर हैं, तो वो भी क्या पॉइंट करेगी? अपना रिप्रेजेंटेटिव। और वो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएगा? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और काहे के लिए काउंट होगा? कोरम के लिए। काहे के लिए काउंट होगा? पक्का? ये पढ़ा था अपन ने। चलो, एबीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी है? 700 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं?
कोरम कितनी है? अरे कोरम कितनी कहलाएगी? कितनी कहलाएगी? तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो ना घर पे? अगले मंडे को इसी का टेस्ट है, जनरल मीटिंग वाला पूरा चैप्टर है ना। तुमको टेस्ट का शेड्यूल नहीं मिला ना अभी तक? आज ही देता हूं मेरे को। तो कोरम के लिए कितने चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, है ना। मीटिंग में कितने आए हैं? 20। 700 में से मीटिंग में कितने आए बेटा? 20, जिसमें से 14 क्या है? प्रॉक्सी। क्या कोरम है? अरे कोरम है क्या? सोलह प्रॉक्सी है क्या? नहीं है। अच्छा कोरम नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ठीक है, हमें कोरम के लिए कितने चाहिए? 5 पर्सनली प्रेजेंट, है ना। मीटिंग में आए कितने हैं? और अगर 16 क्या है तो इसका अदरवाइज मीनिंग क्या है? 4 क्या हुए? पर्सनली प्रेजेंट। 4 क्या हुए? कोरम के लिए कितने चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो क्या कोरम है? अरे समझ में आया आपको? क्योंकि इन लोगों का तो पढ़ा हुआ है अभी 4 दिन पहले। क्लियर है? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जितना मीटिंग में आना जरूरी है उतने मेंबर्स अगर मीटिंग में तो फिर मीटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो 700 के 700 मेंबर मीटिंग में आ जाएं जरूरी है क्या? तो कम से कम कितने आ जाए कि मैं मीटिंग कर लूं? तो कम से कम 5 पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए तो मैं मीटिंग कर सकता हूं। क्लियर हुए? अब आए कितने हैं? 20। आए कितने हैं? उसमें से 16 क्या है? तो इसका अदरवाइज मीनिंग क्या? पर्सनली प्रेजेंट कितने हैं? क्योंकि मेंबर दो ही तरह से आ सकता है, इन पर्सन मतलब पर्सनली प्रेजेंट, या एजेंट के थ्रू मतलब प्रॉक्सी। एंड प्रॉक्सी को काहे के लिए काउंट नहीं करते हैं? कोरम के लिए। तो फिर ये काउंट नहीं होगा। तो 20 में से काउंट कितने नहीं होंगे? 16। तो काउंट कितने होंगे? चाहिए कितने? तो क्या नहीं है? कोरम में। लेकिन हमने पढ़ा था 112 और 113 में जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है, 112 113 में जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है वो क्या नहीं कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो क्या उसे कोरम के लिए काउंट करेंगे? समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब शर्मा जी हैं, उन्हें एमपी गवर्नमेंट ने सेक्शन 112 में अपॉइंट करके भेजा है। एमपी गवर्नमेंट ने भेजा मतलब एमपी के गवर्नर के नाम से शेयर्स थे और उन्हें 112 में शर्मा जी को भेजा है। तो शर्मा जी रिप्रेजेंटेटिव हैं कि प्रॉक्सी? वो काई के लिए काउंट होंगे? पक्का? चलो, टाटा मोटर्स लिमिटेड की मीटिंग चल रही है, इन्हीं शर्मा जी को यूपी गवर्नमेंट ने भी 112 में अपॉइंट करके भेजा है। इन्हीं शर्मा जी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 112 में अपॉइंट करके भेजा है। इन्हीं शर्मा जी को एबीसी लिमिटेड ने भी 113 में अपॉइंट करके भेजा है और इन्हीं शर्मा जी को XYZ ने भी 113 में अपॉइंट करके भेजा है। शर्मा जी कितने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं? वेरी गुड। शर्मा जी किस किस के रिप्रेजेंटेटिव हैं? किस किस के? एमपी गवर्नमेंट 112। वेरी गुड। दूसरा? वेरी गुड। तीसरा? वेरी गुड। चौथा? वेरी गुड। पांचवा? सो ही इज रिप्रेजेंटेटिंग 5 member personally present. He is representing 5 members personally present. ये कोरम के लिए कितने काउंट होंगे? 1 की 5?
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। कभी नहीं पूछेगा कि प्रॉक्सी पे शॉर्ट नोट लिख दे, नहीं। कभी नहीं पूछेगा कि कोरम क्या होती बता दे, नहीं। ऐसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता। तो ये क्या कहलाएंगे? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा? मतलब कोरम के लिए कितना काउंट होगा? ये 5। ये समझ में आया? अब इसको अपन आगे एक्सटेंड करते हैं कि अपनी मीटिंग किसकी चल रही है? सपोज RIL की। किसकी मीटिंग चल रही है बेटा? उसमें केवल शर्मा जी आए हैं। उसमें केवल कौन आया है? एंड शर्मा जी इज रिप्रेजेंटिंग 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, है ना। सपोज RIL में कितने मेंबर हैं? 100। RIL में कितने मेंबर हैं? कोरम के लिए कितने चाहिए? और केवल कौन आए हैं? बट वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कोरम है? पूछ रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ना बेटा, आप अपनी तरफ से तो ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। मेरे को आता तभी तो क्वेश्चन पूछा है, मेरे को नहीं आता तो पूछता है क्या? बोलो, कोरम मानी जाएगी? तो आपने अपनी समझ के हिसाब से सही बोला है, बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलता है नहीं। बोले क्यों? बोले यार भले ये 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, बट इंडिविजुअली तो ये एक ही है ना। इंडिविजुअली तो क्या है बेटा ये? तो सिंगल पर्सन तो कोरम नहीं माना जाएगा ना। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल कोरम कब माना जाता है? केवल 2 केस में, 97 NCLT, 98 NCLT। बोले क्या मतलब? बोले अगर शर्मा जी के साथ एक और पर्सन आ जाए तो कोरम मानी जा सकती। बोले क्या मतलब? शर्मा जी कितनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 को, और एक जन और कौन आया है? मान लो ए आया है, और ए कैसा प्रेजेंट है? पर्सनली प्रेजेंट। तो शर्मा जी कितने हो गए? 5, और ए कितना हो गया? 1। कितने पर्सनली प्रेजेंट हो गए? 6। चाहिए कितने? कोरम है। अकेला पर्सन कोरम काउंट नहीं करेगा, इवन इफ ही रिप्रेजेंट 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अकेला काउंट नहीं होगा, यह कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या? अगर उसके साथ एक जना और है तो कितने जन हो गए? 2। और क्या वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हां, हो सकता है चलो शर्मा जी 4 के ही रिप्रेजेंटेटिव हो। शर्मा जी कितने के रिप्रेजेंटेटिव हैं? और एक कौन आ गए? ए या वर्मा जी आ गए। अब टोटल मिलाकर कितने जन हैं? 2, और 4 + 1 रिप्रेजेंट कितनों को कर रहे हैं? कोरम है। ये समझ में आया अपने को, है ना। तो ये हेडिंग अपना छूटा था, मैंने आपको बता दिया। कोरम वाले हेडिंग के अंदर चल, ये था क्या? ड्यूली अथोराइज। हाँ इधर देखो, नोट्स में मिल रहा है, ढूंढ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इधर देखो कौन से पेज पर है। ठीक है, चलो पढ़ो क्या लिखा है। ड्यूली अथोराइज बॉडी कॉर्पोरेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ या गवर्नर ऑफ स्टेट इज deemed to be member personally present and enjoys all the rights of members in person। ये पॉइंट आया समझ में? तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला तो कौन सा सेक्शन है हमारा? बोलो, चुप मत बैठे रहो। याद तभी होगा, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। और ये वाला कौन सा सेक्शन है हमारा? 113। ये आ गया समझ में? अब जो मैंने आपको समझाया, क्या 1%? वापस से पढ़ो क्या लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे शर्मा जी थे ना अपने 5 के, तो बन सकते हैं। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन 1 मेंबर पर्सनली
प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, तो शर्मा जी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कहलाएंगे। अगर वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, शर्मा जी 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कहलाएंगे। यह है समझ में? हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल शैल बी प्रेजेंट इन पर्सन। बोले यार 2 का होना तो जरूरी है, मतलब वो अकेला तो कोरम काउंट नहीं करेगा, तो अकेले शर्मा जी भले 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वो कोरम काउंट नहीं करेंगे। उनके साथ अगर एक और मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है तो 2 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कोरम हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो, कर लोगे इसको? चलो कल करते हैं आगे। लंच कर लो, जल्दी से आ जाओ।